जी, हम क्लॉज 44 और फॉर्म 3CD अपने समझेंगे, अपने को कैसे रिपोर्ट करना है इसमें डेटा, और इसमें अपने को डेटा कहाँ से मिलना है, और इसमें जो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो सब चीज़ अपने समझेंगे। तो ये अपना एक फॉर्मेट आ गया क्लॉज 44, जो नए क्लॉज है जो अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22 से अपने को रिपोर्ट करना है क्लॉज 44 इन फॉर्म 3CD। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर 7 कॉलम्स है, 1 से लेके 7। अब देखिए कॉलम 2 आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर है। ये अमाउंट मतलब क्या है, ये अमाउंट कहाँ से आएगा? ये अमाउंट आप देखोगे तो पीएल अकाउंट जो अपना है, वो पीएल अकाउंट का अपना जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे परचेज है, अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है, अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सब सब अपने डालेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है, माइनस माइनस मानिए ये सब चीज अपने जैसे डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, बैड डेट्स है, ये सब अमाउंट जो है ये अपने कंसिडर यहाँ पर कॉलम 2 के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन, बैड डेट, ये बेसिकली इसको अपने फर्दर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो अपना ब्रेकअप है यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, तो ये अपने कंसिडर नहीं करेंगे, ये सप्लाई माना नहीं जाएगा अपना फॉर क्लॉज 44। तो इसको अपने यहाँ से यहाँ पर अपने रिपोर्ट नहीं करेंगे। और अपना यहाँ पर और क्या रिपोर्ट होएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि साल में अपने जितने भी फिक्स्ड एसेट जो भी परचेज किए हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे सेल्यूलर फोन है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा है, वो अपना जो पीएल में नहीं आएगा, लेकिन अपने को इसको फिक्स्ड एसेट का जो अपना डिप्रिसिएशन शीट है कि फिक्स्ड एसेट का लेजर है, वहां से लेकर के अपने को यहाँ पर डालना है कॉलम 2 में ऑफ क्लॉज 44 का टेबल। तो यहाँ पर टोटल क्या आएगा, आप देखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी पीएल के हैं, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब आएंगे, माइनस कुछ अपने यहाँ पर आइटम्स है जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो होते हैं, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर मनी टैक्स है, कि प्रोविजन फॉर बैड डेथ है, या बैड डेथ्स का अमाउंट अपने कुछ किए हैं, तो ये सब अपने यहाँ पर नहीं डाल करके और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने यहाँ पर डालेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर अमाउंट आ गया अपना, ये अमाउंट को अपने फर्दर दो मेजर टेबल में ब्रेकअप करते हैं। क्या ब्रेकअप करते हैं, ये तो अपना जो टेबल 2 में अमाउंट आया है, ये तो अपना टोटल सप्लाई का अपना आया है, जितने अपने टोटल सप्लाई लिए गुड्स एंड सर्विस फॉर द एंटायर ईयर। अब उसमें से अपने पहला है कि जो जो सप्लाई ऑफ सर्विस एंड गुड्स अपने रजिस्टर्ड पार्टी से लिए है, जो अपना सप्लाई रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, वो अपना टेबल आप देखोगे यहाँ पर 3, 4, 5, ये 3 टेबल में अपने को इसको ब्रेकअप करना है। और आप देखोगे जो अपना सेकंड जो ब्रेकअप है यहाँ पर, जो सप्लायर अपने अनरजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, उनसे अगर अपने कुछ भी सप्लाई ऑफ सर्विस गुड्स लेते हैं, तो अपने को यहाँ पर कॉलम 7 टेबल 7 में अपने को डालना है। अपने यहाँ पर इसको फॉर्मूला के हिसाब से भी देख सकते हैं कि सबसे पहला तो देखिए अपना यहाँ पर सीरियल नंबर 1 आया है, ठीक है, ये सीरियल नंबर है। उसके बाद में कॉलम 2 है अपना, जब मैंने आपको जो बताया कि टोटल जो सप्लाई है अपने जो पूरे साल में जो पीएल से अपने भी उठाते हैं और फिक्स एसेट लेजर से भी अपने उठाते हैं, ये अपना कॉलम 2 आ गया। अब कॉलम 2 को अपने कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कॉलम 6 प्लस कॉलम 7 मान सकते हैं अपने। कॉलम 6 क्या हो गया, अब ये देखिए कॉलम 6 है टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज। ये अपने जितने भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स लोग हैं उनको अपने कितना पेमेंट किए हैं, लिटरली नहीं, अपने क्लॉज 44 के लिए अपने कॉलम 6 को मान सकते हैं कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 प्लस कॉलम 5। तो मतलब कि कॉलम 6 जो अपना टोटल पेमेंट है, वो अपने को ये नहीं देखना कि बैंक स्टेटमेंट को खोल करके अपने को देखना कितना एक्चुअल पेमेंट किया है, ये अपने इसमें गाइडेंस नोट भी आया हुआ है, आईसीए का एक्सपोजर ड्राफ्ट भी है, इसमें अपने मान सकते हैं कि कॉलम 3 जो है, मतलब कि कॉलम 3 क्या हो गया, जितने भी अपने रजिस्टर्ड सप्लायर है जिनसे अपने कोई एग्जेम्प्ट ये सप्लाई लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, कोई फूड ग्रेन्स है, कुछ भी अपने लिए जो जीएसटी में रेट नोटिफिकेशन है अपना 2/2017 गुड्स के लिए और 12/2017 अपने सर्विसेज के लिए, उसमें जो जो अपने सीरियल नंबर्स में एग्जेम्प्ट है, वो अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से अगर वो सप्लाई लिए लेकिन वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, तो वो अपना कॉलम 3 में आएगा। अब ये लेकिन रजिस्टर्ड में ही है, आप अगर देखोगे रजिस्टर्ड सप्लाई जो अपना है, सप्लायर से जो अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से अपने जो सप्लाई लिए है उसी का ब्रेकअप है फर्दर ये 3। अब 4 का आप देखोगे कि ये अपने जो भी सप्लायर्स लोग हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन वो पर्टिकुलर जीएसटी चार्ज नहीं करते आप अपने बिल से, अपने बिल पे, और वो अपने इनपुट भी नहीं क्लेम कर सकते। वो एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है 3%, 6%, 3%, 2%, जो भी उनका है, वो अपना टोटल जो उनका सप्लाई है उस पर वो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं सीएमपी 08 में। तो अगर आपका सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम
में रजिस्टर्ड है और आप उनसे कुछ भी सप्लाई लिए सर्विस के गुड्स का, तो आप उसको कॉलम 4 में डालोगे। क्या डालोगे? टैक्सेबल वैल्यू डालोगे, टैक्स अमाउंट नहीं डालना अपने को। यहाँ पर आप देखोगे कॉलम 5 में, अब ये हो गया ऑल अदर, जितने भी ऑल अदर ये सप्लाई, जो अपने जितने भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है जीएसटी में, जिनसे अपने सप्लाई लिए है गुड्स और सर्विस का, जो अपार्ट फ्रॉम एग्जाम सप्लाई, अपार्ट फ्रॉम सप्लाई फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर्स, तो ये सब नॉर्मल जितने भी अपना सप्लाई है जो रजिस्टर्ड सप्लायर से लिए, वो अपना कॉलम 5 में आएगा, राइट। तो कॉलम 3, 4, 5 मिला करके अपने जितने भी सप्लाई है टैक्सेबल वैल्यू जो अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से लिए है ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो अपना 3, 4, 5 में आएगा। इसका समीशन अपने 6 में कर देंगे। तो 6 में बेसिकली अपना टोटल पेमेंट फॉर रजिस्टर्ड एंटिटीज है, तो अपनी 3 + 4 + 5 कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये अपने जो मैंने आपको समझाया था कहाँ से आना है, पीएल से आना है और अपना फिक्स्ड एसेट जो लेजर है वहां से आना है अपना, ये 6 + 7, तो 6 अपना हो गया है इन अ वे क्या, टोटल सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, टोटल जीएसटी सप्लाई जो अपना रजिस्टर्ड सप्लायर से आया है, वो अपना कॉलम 6 हो गया, क्योंकि 3, 4, 5 हो गया है ये अपना समीशन 6 का। और 7 में अपना क्या आता है, जितने भी अपने सप्लाई लिए है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अपने उसके ऊपर आरसीएम पेमेंट करते तो क्या हो गया, लेकिन वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है फ्रेट का, वो पर्टिकुलर अपना कॉलम 7 में आएगा। ऐसे करके काफी सप्लाईज ऐसे होते हैं जो, जैसे अपना कैंटीन एक्सपेंस है, कन्वेयंस है, ये सब तो अपना जीएसटी में जो भी अपने खर्चा करते हैं, तो अपना ये जीएसटी में आइटम में भी आता नहीं है, और अपने जो भी इसको भी खर्चा कर रही है जिसके ऊपर में, तो वो सप्लायर भी जो जिससे अपने सप्लाई ले रही है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपना कॉलम 7 में। अब कॉलम 7 का भी फॉर्मूला देखिए, कॉलम 2 मतलब कि यहाँ पर टोटल सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर माइनस कॉलम 6 में जो अमाउंट है, कॉलम 6 में क्या अमाउंट था, टोटल सप्लाई जो अपना रजिस्टर्ड सप्लायर से लिए या जो अपने टोटल पेमेंट किए हैं, अपने अज्यूम करेंगे टोटल पेमेंट जो किए वही अपना टोटल सप्लाई है जो रजिस्टर्ड सप्लायर से अपने लिए है, राइट। तो ये अपना फॉर्मूला भी यहाँ पर अपने को दिख गया है। अब आप यहाँ पर देखोगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद में लेट अस गो थ्रू द स्लाइड्स थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंडिचर अपने को यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि कॉलम 2 में अपना टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड। इसमें अपने को परचेज इंक्लूड करना है और अपने को ये हेड वाइज ब्रेकअप नहीं करना है। ये जो मैं आपको फॉर्मेट जो हम लोग दे रहे हैं आर्टिकल में, ये अपलोड नहीं होगा। इसका जो टोटल अमाउंट है, ये आपका जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल सप्लाई है आपका, वो आपका अपलोड होगा। टोटल सप्लाई कहाँ से आएगा, ये आपका परचेज का टोटल, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल, ये टोटल आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद में ये आपका यहाँ पर आ गया तीनों का, ये आपका आएगा नहीं, ये आपका फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो परचेज है ये टोटल आप देखोगे, ये अपना रिपोर्ट होएगा। ये आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और यहाँ पर आपका ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, राइट, जो रिपोर्ट अपने करना है जो और ये डिप्रिसिएशन और ये सब आएगा नहीं। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट अपने को रिपोर्ट करना है, टोटल अमाउंट रिपोर्ट करना है क्लॉज 44 में, रादर देन ये सब हेडिंग्स के साथ अपने को अपलोड नहीं करना है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी और बेटर वर्किंग्स के लिए और वर्किंग पेपर्स के लिए अपने इसको ब्रेकअप करके रखिए, राइट। तो अपने को परचेज इंक्लूड करना है, ये मैंने आपको बता दिया, हेडवाइज नहीं करना। अब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि प्रोविजन अपने को एक्सक्लूड करना है क्लॉज 44 में, जो अपना ये कॉलम नंबर जो 2 है यहाँ पर, इसमें अपना प्रोविजन आएगा नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी वो चीज समझा दी है। अपने को परचेज आना है इसमें और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करना है। बैड डेट्स मैंने आपको बता दिया है कि अपने को इंक्लूड नहीं करना है। अब आप देखोगे, ये तो अपना कॉलम 2 के बारे में मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया। कॉलम 3 में आते हैं अपने यहाँ पर। कॉलम 3 क्या हो गया, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब एंड जो एग्जाम सप्लाई है, राइट, जैसे फूड ग्रेन्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब एग्जाम सप्लाई है, राइट। तो इसमें क्या है अपना, ये डेटा कहाँ से मिलेगा अपने को, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। आप अगर जीएसटी 3B फाइल किए हो तो एक टेबल 5 है, इंफॉर्मेशन देने वाला टेबल है, वहां पर आप देखोगे तो अपने को टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करना पड़ता है यहाँ पर। टैक्सेबल वैल्यू मतलब कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल तो है नहीं, वो एग्जाम सप्लाई है, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने मेंशन करना पड़ता है ऑफ एग्जाम निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, राइट। ये अपने को टेबल 5 और जीएसटी 3B से आपको मिल जाएगा अगर आपने रिपोर्ट किया है तो। फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट एंड निल रेटेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई, इसका अपने अलग से यहाँ पर
ये इंफॉर्मेशन डालते हैं फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। अब अपने जो आईसीए एक्सपोजर ड्राफ्ट है वो गाइडलाइन में बोलते हैं कि अगर मानिए कि आपकी टाली डेटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बुक्स ऑफ अकाउंट से आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में जो भी आपके सप्लायर्स है और उनसे आप सप्लाई ले रहे हो उसका अलग रिकॉर्ड अगर आपको नहीं मिलता, आपको सिर्फ रिकॉर्ड मिलता है भैया कि जिसके ऊपर में जीएसटी मैंने पेमेंट नहीं किया है, जैसे अपना एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है और कॉम्पोजिशन है, वो अपना एक ही मिला करके आपके पास में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में और आप इसको बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये पर्टिकुलर जो चीज है, प्रैक्टिस ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग the GSTN of composition supply treated as unregistered entity in books and may be reported in column 7, hence may need adequate disclosures। तो अब अपना इसमें मानिए कि ये डिटेल as required in column 4 of clause 44 is separately not maintained, ये डिस्क्लेमर देना होगा अपने को कि कॉलम 4 में प्रैक्टिस ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग द जीएसटीएन ऑफ कॉम्पोजिशन सप्लाई ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड एंटिटी। जो मैंने आपको ये बोल रहा है कि कॉम्पोजिशन सप्लायर का अलग से जीएसटीएन अपने रिकॉर्ड नहीं करते, उसको अगर अपने डायरेक्ट खर्चा की तरह बुक करती है टाली में, तो वो अपना अनरजिस्टर्ड एंटिटी से अपने उसको बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे जो सप्लाई अनरजिस्टर्ड एंटिटी से लिए। तो अपने ये कॉम्पोजिशन सप्लायर से जो भी अपने ये सप्लाई ली है वो अपने कॉलम 4 में यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करके अपने कॉलम 7 में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि लास्ट केस सिनारियो, लेकिन फर्स्ट ट्राई करेंगे अपने कि इंफॉर्मेशन अपने को मिले जो सप्लाई अपने कॉम्पोजिशन सप्लायर से जो सप्लाई लिए है वो अगर अपने पास में जीएसटीआर 3B में क्या टाली में अपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो अपना वो टेबल 4 में आएगा, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम सप्लाई है अपना, वो भी अपना यहाँ पर टेबल 5 में अपने मेंशन करते हैं, अगर उसका अपने पास में डिटेल अलग से होना चाहिए वो अपने टेबल यहाँ पर कॉलम 3 में अपने रिकॉर्ड करेंगे जितने भी अपने एग्जाम सप्लाई है। कॉम्पोजिशन डीलर से जो भी सप्लाई लिए है अपने वो कॉलम 4 में करेंगे, अगर इसका अपने अलग से ब्रेकअप नहीं रहता तो कॉलम 7 में भी डाल सकते हैं अपने इसको। उसके बाद में आता है आपका, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अपने आते हैं, यहाँ पर आप मेंशन करते हैं कि एग्जाम सप्लाई क्या क्या सप्लाई है जीएसटी में। एग्जाम सप्लाई जो अपना रेट नोटिफिकेशन 2 2017 और 12 2017 गुड्स और सर्विसेज में जो मेंशन किया हुआ स्पेसिफिकली कि ये सब सप्लाईज है अपना एग्जाम है, वो सब सप्लाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैंने कहा, फूड ग्रेन्स बोला, कोई भी जीटीए आपका पहले था 750 के ये 1500 रुपए के नीचे का आपका कोई भी सिंगल कंसाइनमेंट में गया कि सिंगल कंसाइनी का आपका ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का है तो आप वो एग्जाम्प्ट हो गया, तो वो सब आप यहाँ पर कॉलम 3 में डाल सकते हो अगर वो आपका रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने लिया है ये सप्लाई। आपके सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में और वो अपना एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम सप्लाई है तो अपना कॉलम 3 में आएगा, नील रेटेड है कॉलम 3 में आएगा। और अपना कोई भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जैसे कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई मानिए कि ये सब जो आपका पेट्रोल डीजल आपका ये अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सब देखिए इसका एक थंब रूल समझते हैं अपने, थंब रूल फॉलो करना है। ये सब अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप सप्लाई लेते हैं कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेते हैं तो अपने को इसको कॉलम 7 में डालना है। अगर अपने को पता है कि अपने ये रजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर में जीएसटी लगेगा नहीं, ये सब चीज पे जीएसटी नहीं लगता, मोटर स्पिरिट है इस पे, ये सब जो आपका डीजल है पेट्रोल है। लेकिन अगर आपका सप्लायर आपको पता है कि वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो अपने उसको कॉलम 3 में डालेंगे अंडर एग्जाम सप्लाई। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ये सब जो आइटम है 7-8 आइटम है जो मैंने आपको बताया, ये अगर अपने को पता है कि अपने जो सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो अपने एग्जाम सप्लाई कॉलम नंबर 3 में डालेंगे। अपने को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो अपने उसको कॉलम 7 में डालेंगे उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई को। अब देखिए कोई अपने जो आइटम्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के, वो शेड्यूल 3 जीएसटी में जो शेड्यूल 3 है उसमें आते हैं। वो शेड्यूल 3 बोलता है कि ये नीदर सप्लाई ऑफ सर्विस है नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है आपका, तो इसको अपने ना टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं ना एग्जाम सप्लाई मानते हैं। तो इसको अपने क्या करते हैं कि अगर सेम अपने फॉर्मूला फॉलो करेंगे, अगर सेल ऑफ लैंड अपने अगर करते हैं, मानिए कि परचेज ऑफ लैंड करते हैं, अपने परचेज ऑफ लैंड अगर अपने करते हैं तो ये आपका जीएसटी एम्बिट में नहीं आता है, आपको अगर ये पता होगा ये सेल ऑफ लैंड परचेज ऑफ लैंड। तो ये इसको अपने क्या करेंगे, ये अगर अपने को पता है कि अपना जो सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और अपने परचेज कर रही है तो अपने कहाँ पर डालेंगे, इसको कॉलम 3 में डालेंगे। लेकिन अपने को अगर नहीं, अपने को पता है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है सप्लायर, या तो अपने को नहीं पता है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है,
तो अपने उसको कॉलम 7 में डालेंगे, नॉन टैक्सेबल। ये बेसिकली। हाँ जी, हम लोग थे प्रेजेंटेशन स्लाइड में जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर ये सब शेड्यूल 3 के आइटम्स है जो सप्लाई, जो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, जो जीएसटी एम्बेट में आते नहीं है, जो वैसे मैंने आपको परचेज ऑफ लैंड और ये सब चीज़ बताया था। तो ये अगर अपने को पता है कि जो हमारे हम परचेज ऑफ लैंड करते हैं और हमें पता है कि अगर हमारे जो सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो हम कहाँ डालेंगे उसे, वो पर्टिकुलर चीज हम एग्जाम्प्ट सप्लाई यहाँ पर अपने कॉलम 3 में डालेंगे। और अदरवाइज नहीं तो अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है हमारे, तो हम उन्हें कॉलम 7 में डालेंगे। ऐसे करके बाकी आइटम जैसे सैलरी टू एम्प्लॉय, मैंने आपको बताया सैलरी टू एम्प्लॉय, सिंस ये शेड्यूल 3 आइटम है और ये अपने को पता है कि जो सर्विस दे रही है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपने इसको कॉलम 7 में डालेंगे या रजिस्टर्ड सप्लायर की कॉलम में यहाँ पर आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। यहाँ पर है, अब देखिए कोई कोई जैसे हम देखते हैं कि सेल बिल होता है जहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों मेंशन रहती है, राइट। तो अभी अगर ऐसे अगर कोई भी सेल बिल है तो हमें उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसका जितना भी सप्लाई का जो वैल्यू है, जो एग्जाम सप्लाई है, वो हमें कॉलम 3 में डालना होगा। अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर से हम वो सप्लाई लिए और वो पर्टिकुलर पोर्शन जो इनवॉइस के जो टैक्सेबल सप्लाई है और जो हम रजिस्टर्ड सप्लायर से हम लिए हैं, तो उसे हमें कॉलम 5 में डालना पड़ेगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो पेमेंट है यहाँ पर, ये टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज, ये लिटरली बैंक स्टेटमेंट से घुस करके अपने को नहीं देखना है। ये अपने को जो अमाउंट अपने जो यहाँ पर रजिस्टर्ड सप्लाई से जो भी अपने सप्लाई लिए है उसका जो टोटल है अपना, जो फर्दर ब्रेकअप जो एग्जाम सप्लाई है और कॉम्पोजिशन डीलर से जो सप्लाई लिए और जो ऑल अदर सप्लायर्स जो है उनसे जो अपने सप्लाई लिए, ये जो अमाउंट अपने यहाँ पर डाली है टैक्सेबल वैल्यू 3 + 4 + 5, वो यहाँ पर अपना 6 में आएगा, राइट। और यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनिएगा। अब टेबल 7 जैसे अपना यहाँ पर, ये टेबल 7 में अपने को वो सब सप्लाईज डालना है जो अपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अपने कुछ भी सप्लाई लिए है, राइट। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि कुछ भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस अपने किए जिसके ऊपर अपने आरसीएम भी पेमेंट किए होंगे जब बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे होंगे, या तो फर्दर कुछ भी इंपोर्ट और सर्विस करते हैं तो अपना नोटिफिकेशन के अंदर अपने उसको वापस से ये आरसीएम पेमेंट करके टैक्स पेमेंट करके फिर अपने इनपुट क्लेम करते हैं। तो वो सब कुछ अपने को देखना नहीं है। अपने को इनपुट अगर अपने किए और जो अपना एक्सपोर्टर है बाहर का जो अब्रॉड में बैठा हुआ है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो होते नहीं है यूजुअली, वो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो वो अपने को सबको कॉलम 7 में डालना है यहाँ पर, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अपने को ये देखिए, मानिए कि ब्लॉक क्रेडिट है अपना। अब आप बोलेंगे सर ब्लॉक क्रेडिट तो हम टाली में सप्लायर का हम जीएसटी नंबर और सप्लायर का जो मास्टर है उसको तो हमने अनरजिस्टर्ड करके डालते हैं क्योंकि हमको खर्चा ही बुक करना है, उसमें जीएसटी पोर्शन भी खर्चा बुक करना है। तो देखिए ये प्रॉब्लम एक आ जाएगा यहाँ पर, अपने को जीएसटी या 2 बोलना पड़ेगा और अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो जो अपने ब्लॉक क्रेडिट अपने खर्चा मारे हैं, ब्लॉक क्रेडिट है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो अपने जो सप्लाई लिए वो जीएसटी में सप्लाई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है सप्लाई और अपने बुक्स में अपने उसको खर्चा ही मार करके रखी है, अपने उसमें जीएसटी क्लेम नहीं किया, दैट्स फाइन। लेकिन वो सप्लाई अगर अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से लेते तो अपना कॉलम 5 में आएगा। वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, वो कॉलम यहाँ पर 5 में आएगा, रिलेटेड टू ऑल अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज रादर देन कॉलम 7। और मानिए कि अपने पास में वो डिटेल है नहीं कि अपने फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो लास्ट केस सिनारियो कि अपने ब्लॉक क्रेडिट, अगर मानिए ब्लॉक क्रेडिट है तो अपने वो कॉलम 7 में डालेंगे, जो अपने को पता नहीं चल पा रहा है कि वो अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से लिए कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए ब्लॉक क्रेडिट। तो ये अपने को जीएसटी 2 से रिकॉन्सिलिएशन तो अपना हुआ वही होगा पहले, जब अपने टैली में रिकॉर्ड किए होंगे कि बाद में एनुअल रिकॉन्सिलिएशन किए होंगे, तो उससे अपने को पता चल जाएगा। और दूसरा है टेबल 4D। आप अपने जीएसटी 3B का फॉर्मेट में आप देखोगे टेबल 4 आपका ए है, टेबल 4B है, टेबल 4C, टेबल 4D है। तो टेबल 4D आप देखोगे, वहां पर D1 में जितना भी ब्लॉक क्रेडिट अंडर 17 सबसेक्शन 5, उसमें जितने भी अपने ब्लॉक क्रेडिट होते हैं वो अपने वहां पर मेंशन करते हैं, राइट। तो वो पर्टिकुलर जो उसका टैक्सेबल वैल्यू है पर्टिकुलर ब्लॉक क्रेडिट का, क्या आपने उसके ऊपर में जीएसटी का कंपोनेंट भी अपने खर्चा मार के रखे, तो जीएसटी का कंपोनेंट का खर्चा भी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी कंपोनेंट, तो टोटल खर्चा जो हो गया आपका जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, जो अपने टोटल खर्चा मार के रखे वो अपना यहाँ पर
वो अपना यहाँ पर मानिए अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए तो अपना वो कॉलम 7 में आएगा। और मानिए कि अपने अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर से लिए है तो अपना वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है ये जीएसटी का प्लस आपका ये टैक्सेबल वैल्यू का, वो टोटल अमाउंट जो आपका खर्चा है बुक्स में, वो आपका यहाँ पर टेबल 5 में आएगा। यहाँ पर एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट टू एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो अपने को ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ब्लॉक क्रेडिट जो जो बुक किए हैं, जो खर्चा जो अपने बुक किए हैं, वो सप्लाई अपने लिए किन से लिए, रजिस्टर्ड से कि अनरजिस्टर्ड से। ये आपका फिर दूसरा हो गया आपका आरसीएम के अंदर जो मैंने आपको बताया, जैसे अब आप आरसीएम में कुछ भी टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो अपना उसमें सप्लाई रजिस्टर्ड भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो रजिस्टर्ड है वो आपकी जीएसटीआर 2A में आ जाती है। वो जीएसटीआर 2A से आप अपने टैली में क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डालते हो वो पर्टिकुलर खर्चा, और उसके ऊपर में आप आरसीएम में टैक्स पेमेंट करके आप इनपुट क्लेम करते हो। तो अपना जीएसटीआर 2A में जो जो आ रहा है वो रजिस्टर्ड, ऑब्वियसली वो सब खर्चे जो है वो सब अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से आए तो वो अपना कॉलम 5 में आएगा। और जो अपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का अपने लिए, या तो मानिए कुछ भी अपना जैसे लॉयर का है कि जिसके ऊपर आरसीएम के सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपना मानिए कि रजिस्टर्ड सामने वाला का सिक्योरिटी सर्विसेज देता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, अपने आरसीएम में पेमेंट कर रही है, तो वो अपना कहाँ पर आएगा, वो अपना फिर कॉलम 7 में आएगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अपने सर्विस ले रही है। लेकिन मानिए वो अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में और हम जैसे मतलब कि हमारा कंपनी का एंटिटी है तो उस पर हम आरसीएम में पेमेंट करेंगे तो वो वहां पर कौन सा कॉलम में आएगा, कॉलम 5 में आएगा। वो सिक्योरिटी सर्विस के जो भी आपका ये टैक्सेबल वैल्यू है वो आपका यहाँ पर कॉलम 5 में आएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मेंशन किया इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द टोटल ऑफ कॉलम 6 रजिस्टर्ड एंड 7 अनरजिस्टर्ड टैलीज विद द अमाउंट मेंशन्ड इन कॉलम 2। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो आपका कॉलम 6 है और कॉलम 7 है, ये दोनों का टोटल आपका कॉलम 2 से मैच होना चाहिए, राइट। अच्छा, फिर अपने नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं स्लाइड में। अच्छा, ये थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन जो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अपना क्रॉस 44 में कॉलम 2 में आएगा, और उसको फर्दर अपने बाइफरकेट करेंगे। या तो वो रजिस्टर्ड सप्लायर से अगर अपने मानिए फॉर एग्जांपल गाड़ी का परचेज किए, रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज अपने किए, तो अपना कहाँ पर आएगा, ये कॉलम 5 में आएगा। और मानिए अपने कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ भी मानिए कि फर्नीचर खरीदे है कि कुछ भी अपना इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, तो वो अपना कॉलम 7 में आएगा। अब मैंने बता दिया डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और ये सब चीज आपका आएगा नहीं। मानिए कि एक आपका मल्टीपल जीएसटीएन है, राइट, लेकिन आपका पैन एक ही है, तो आप एक ही 3CD फाइल करोगे, एक ही आईटीआर फाइल करोगे, तो आपको जितने भी आपके अलग अलग जीएसटीएन है उस सबका आपको अलग अलग ये जो बना करके आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और आपको एक क्लॉज 44 का टेबल में डाल करके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें आपका मल्टीपल ये एंटिटीज के आपको मल्टीपल अकाउंट्स आपका क्रिएट हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। जीएसटीआर 2A थरली आप चेक करिए कि आपके जीएसटीआर 2A में जो जो ये खर्चे आए हैं वो आप बुक्स में रिकॉर्ड किए कि नहीं किए। तो अपने को ये चीज जीएसटीआर 2A से रिकॉन्सिलिएशन करके आगे बढ़ना है। फिर एक तो देखिए एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीएल से आपका 2.5 लाख ये 2.5 करोड़ 250 लाख का आपका डेबिट हुआ है। इसमें से मानिए डिप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, एक्सेट्रा, वो सब अपने हटा देंगे। मानिए वो 5 लाख रुपया का है, राइट। तो अपने इसको कहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, ये 245 को ये अपने रिपोर्ट करेंगे कॉलम 2 में, राइट। अब यहाँ पर से इसका ब्रेकअप है, देखिए परचेज मेड फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर ड्यूरिंग द ईयर। तो अपने ये कॉम्पोजिशन डीलर से परचेज किए कहाँ आएगा, अपना ये कॉलम कौन सा में आएगा, ये 3 है, ये 4 में आएगा। अपना कॉम्पोजिशन वाला जो है ये 4 में आएगा आपका, राइट, यहाँ पर परचेजेस। अब आप देखोगे यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज एक्सपेंडिचर पेड अंडर आरसीएम सप्लायर एंड रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, तो ये अपना कहाँ पर आएगा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो कहाँ पर आएगा, ये देखिए सिक्योरिटी वाला, ये आपका टेबल 7 में आएगा। उसके बाद में अपने देखते हैं ये पावर एंड फ्यूल है, मानिए 30 लाख, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो वो आपका अगर मानिए कि सीएससी से लेते हैं, किससे लेते हैं, जिससे अब जो अपना सप्लायर है वो अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, लेकिन ये एग्जाम सप्लाई है, तो अपने यहाँ पे कहाँ पर डालेंगे, ये अपने
कॉलम 3 में डालेंगे। अब मानिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेट्रोल डीजल है एक्सेट्रा है और आपको ये पता नहीं है कि ये सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या नहीं है, तो ये पूरा 30 लाख आप कॉलम 7 में भी डाल सकते थे इसको। अच्छा, ये टोटल एक्सपेंडिचर इन फ्रीड, अब यहाँ पे 10 लाख का है, 5 लाख रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से है, 5 लाख रजिस्टर्ड से है। तो अब क्या करेंगे अपने इसको, जो रजिस्टर्ड का है फ्रीड वो अपना कॉलम 5 में आएगा, अनरजिस्टर्ड का कॉलम 7 में आएगा। यहाँ पर आप देखिए टोटल एम्प्लॉय क्रॉस सैलरी, सैलरी मैंने आपको क्या बोला, शेड्यूल 3 आइटम, ये आपका कॉलम 7 में आएगा अनरजिस्टर्ड में। ये आपका टोटल इंटरेस्ट पेड 25 लाख है, उसमें 15 लाख बैंक को पेमेंट करते हैं अपने, कुछ भी लोन लिए कुछ भी, और 10 लाख है अपने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिए उस पर, कोई भी आदमी लोग को रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टी। तो ये 15 लाख है, ये अपना जो इंटरेस्ट है ये एग्जेम्प्ट है अपना नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन 12/2017। तो ये 15 लाख जो अपने बैंक को पेमेंट करते हैं वो यहाँ पर आएगा, और जो अपने बाकी अदर देन बैंक को पेमेंट करते हैं वो अपना अनरजिस्टर्ड पार्टी में आएगा 10 लाख का। डेप्रिसिएशन जो मैंने मेंशन किया कि वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ से माइनस करके ही यहाँ पर 2 में डाला था डेप्रिसिएशन, तो ये अपना अलग से यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होगा। ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी परचेज लैंड, ये परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये 1 करोड़ और ये 25 लाख का ये मोटर व्हीकल खरीदते हैं और 1 करोड़ का लैंड खरीदते हैं। तो अब इसको कैसे अपने देखेंगे, मानिए लैंड अपनी अज्यूम करती है जिनसे अपने खरीद रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो बंदा, तो ये पर्टिकुलर जो सप्लाई है ये अपने यहाँ पर कॉलम 7 में डाल देते हैं। और मानिए कि ये अगर कोई भी ऐसा होता है कि अपने को पता हो कि बिल्डर है वहां पर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अपनी इसको कॉलम 3 में डालती है 1 करोड़ को। और मानिए कि जो अपने गाड़ी खरीद रही है जो भी डीलर है वो जीएसटी में यूजुअली रजिस्टर्ड रहते हैं, तो अपने उसको सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई रजिस्टर्ड अपना सप्लाई से है, तो अपना 25 लाख कॉलम 5 में आ गया। तो ये एक पर्टिकुलर छोटा सा एग्जाम्पल था। और यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आप देखोगे कि परचेज का जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाले अलग अलग कॉलम्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस का अलग अलग कॉलम है, फ्रेट को आपको ब्रेकअप करना है। यहाँ पर अलग अलग आइटम्स है, आपको जैसे मैंने समझाया उसको अलग अलग करना होगा। ये जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये आपका सैलरी का इधर आ गया, स्टाफ वेलफेयर आपका यहाँ पर भी आ गया आपका, और यहाँ पर भी आपका आ सकता है रजिस्टर्ड में अनरजिस्टर्ड में, आपको देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड टू बैंक है, ये बैंक वाला आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट में आ गया। इंटरेस्ट पेड टू अदर्स है, ये अनरजिस्टर्ड में आ गया। तो ऐसे ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि जो जो जीएसटी में मानिए कि जो जैसे डोनेशन है ये अपना फॉल नहीं करता है जीएसटी में, तो ये आप कॉलम 7 में आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपका जैसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, जीएसटी का आइटम नहीं यहाँ पर डाल सकते हो। फिर यहाँ पर जैसे मानिए सर्विस टैक्स पेड है, ये भी जीएसटी का आइटम नहीं यहाँ पर डाल सकते हो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये जो टोटल है आपका, ये आपका यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टोटल आ गया। अब ये आप पीएल से चेक करने के लिए आप यहाँ पर ये सब भी ऐड कर सकते हो, जो आप यहाँ पर क्लॉज 44 में नहीं डाल रहे हो, लेकिन पीएल का आइटम्स है तो यहाँ पर आप डाल करके ये टोटल कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर मैंने डाला, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस आपका बाकी जो क्लॉज 44 में नहीं आएगा, तो ये आप पीएल से आप अपना चेक कर सकते हो। ये प्लस ये पीएल में आपका टोटल आ रहा है ना, पीएल में अगर ये टोटल अमाउंट आपका डेबिट साइड में आ रहा है तो आपका ये रिकॉन्सिलिएशन इन अ वे हो गया कि गलत नहीं हुआ। अब यहाँ पर भी आप देखो नीचे में कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने परचेज जो किए हैं वो अपने यहाँ पर डालिए, रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड जैसे मैंने समझाया वैसे कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया ये टोटल अमाउंट है, ये अपने टोटल अमाउंट प्लस 44 में अपने रिपोर्ट करेंगे इसको, राइट। ठीक है, मोरलेस यही है जो आपको समझाना था। एनी क्वेरीज तो आप हमारे ऑफिस में फोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।